तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है लास्ट वीडियो में। इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फोर्सेस वेक्टर के हिसाब से ऐड किया जाता है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास अगेन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और अरेंजमेंट में साइड का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है और ये जो चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू है लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू है। और पूछा यह गया है कि कैलकुलेट फोर्स नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हमको तीनों फोर्स पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना तीनों चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस चार्ज से। देखो सिमेट्रिक अगर देखोगे तुम तो इस चार्ज पे जितना फोर्स आएगा नेट फोर्स वो सेम फोर्स इस पे भी आएगा, क्योंकि ये इससे जितने डिस्टेंस पे है और जैसे पोजीशन पे है ये वाला चार्ज भी जो है इससे वही वैसे ही डिस्टेंस पे है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर देके रखा हुआ है, तो दोनों के लिए सेम होगा। तो अब मान लो यहाँ पे इस पर हम बात करते हैं इस चार्ज पे, मतलब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। सो नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट सी। पहले सी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक फोर्स तो वो लगा रहा है और वो फोर्स कहाँ लगाएगा बताओ। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो ये वाला फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। लेट दिस बी फोर्स F1, ओके। और एक फोर्स यहाँ पे कहाँ पे लगेगा बताओ। ये वाला फोर्स कहाँ लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ये यहाँ लगाएगा। दिस इज फोर्स F2। और आपको क्या करना है, F1 F2 दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बताओ। F2 के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे, F1 के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे, और ये रिजल्टेंट FR। समझे। अच्छा ये एंगल कितना होगा बता सकते हो। F1 और F2 के बीच में एंगल भी चाहिए ना अपने को। तो F1 और F2 के बीच में ये एंगल जो है वो देखो क्या होगा, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, है ना, 120 डिग्री। तो हमारा थीटा का वैल्यू जो है वो 120 डिग्री आ रहा है। अच्छा एक शॉर्ट चीज़ मैं आपको बता दूं जिससे आपका कैलकुलेशन कई जगह पे आसान हो सकता है। देखो अगर एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर अगर आपके पास B है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे मान लो दोनों का वैल्यू 2 2 है, समझे। और अगर इनके बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री रहा, दो सेम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हो तो रिजल्टेंट जो है वो देखो ये एक रोम्बस बन जाएगा, बिकॉज दिस अगर ये 2 है तो ये 2 है, पैरेलल साइड इक्वल होंगे तो ये एक रोम्बस बन गया। और रोम्बस का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 60 डिग्री पे आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के इक्वल होगा और 2 ही होगा, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड तीनों 2 2 2 हो जाएंगे। ये अब एक्चुअली इसके वेक्टर के इक्वेशन से आता है। जैसे मान लो रिजल्टेंट आर है तो रिजल्टेंट आर आप कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना। अब ए और बी दोनों तो सेम है तो हम ए की जगह पे ए लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2, बी की जगह पे ए लिख दो, ए स्क्वायर cos 120 डिग्री। और अभी अभी मैंने आपको बताया था cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, बचा ए स्क्वायर, दैट इज ए। तो इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए ही होगा और ए और बी आपस में सेम है तो ये तीनों सेम होंगे। तो दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो रहा है तो भाई रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। ये रिजल्ट आप याद रखोगे तो हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। अब चलो देखो यहां पे हम देख लेते हैं F1 F2 दोनों का वैल्यू सेम है क्या, क्योंकि F1 जो है वो किसके बीच का फोर्स है बताओ। F1 इज फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, Q दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q। मैग्नीट्यूड के केस में नेगेटिव साइन नहीं देखना है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए होता है। तो Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा Q का वैल्यू मैं दे देता हूँ, लेट्स से Q का वैल्यू 2 कूलम है तो ये हो जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा 36
इंटू 10⁹ न्यूटन। अब आप देखिए कि ये तो F1 का वैल्यू आ गया। अगर आप F2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो भी वही आएगा, क्योंकि भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और Q तो सेम ही है ना। तो 1/4πε0 Q² अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 है तो 1² ही आएगा। अगेन 9 इंटू 10⁹ ले लोगे आप, और Q का वैल्यू 2 कूलम है तो 4 हो जाएगा, तो 36 इंटू 10⁹ आ गया। इसका मतलब F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो F2 भी आपका क्या होगा, 36 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, 36 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो टोटल नेट फोर्स इस पर चार्ज Q जो कि C पे रखा हुआ है उस पर 36 इंटू 10⁹ आ रहा है, विच इज एडिशन ऑफ दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। समझे ये चीज, क्लियर है? ठीक है। हाँ, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एफ आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस F1 और F2 के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 120 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, F1 F2 का वैल्यू सेम है, डालोगे तो यही आ जाएगा। ऑलरेडी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस पे आ जाते हैं। इस पर कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो ये प्लस Q यहां लगाएगा, और देखो इसका मैग्नीट्यूड भी F2 के बराबर ही होगा। क्यों बताओ? क्योंकि भाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक्शन रिएक्शन। अगर ये चार्ज इसके ऊपर F2 फोर्स वहां लगा रहा है तो ये भी चार्ज इसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहां लगाएगा, तो जो F2 है वही वैल्यू इसका भी होगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसका और इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो फोर्स होगा, ये अगेन क्या होगा बताओ, ये इसको खींचेगा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, F1 के बराबर ही होगा। क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में फोर्स जो होगा एग्जैक्टली सेम फोर्स इसके और इसके बीच में भी होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज, और ये दोनों को सेम फोर्स से खींचेगा। तो एक्चुअली में देखोगे तो इस पर भी जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो उतना ही आएगा जितना नेट फोर्स इस पे आ रहा है, क्योंकि F2 यहाँ पे भी है, F1 यहाँ पे, तो F1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ का भी रिजल्टेंट फोर्स सेम हो जाएगा। बस फर्क ये है डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, और उसका वैल्यू भी सेम आएगा, 36 इंटू 10⁹। अब बचा कौन सा फोर्स बताओ, ये वाला फोर्स इसके ऊपर फोर्स कहाँ आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं भाई ना। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसको नीचे खींचेगा विथ फोर्स F1। देखो अगेन एक्शन रिएक्शन, अगर इस पर ये वाला F1 फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है तो ये भी उसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे की ओर लगाएगा। F1 का वैल्यू हम जानते हैं। ओके, यहां पे आते हैं। यहां पे भाई ये वाला माइनस जो है इसको ऊपर की ओर F1 फोर्स से खींच रहा है, तो ये वाला भी क्या करेगा, उसको F1 फोर्स से नीचे की ओर खींचेगा। वही F1 फोर्स यहां पे है। इसका मतलब ये कि इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 यहां पे और F1 यहां पे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इसके पैरेलल मुझे यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ना, इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये नेट फोर्स इसके ऊपर होगा। इस नेट फोर्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला हम जानते हैं, F net इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब दोनों फोर्स देखो F1 ही है, तो F1² प्लस F1² प्लस 2F1 कॉस 60 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 2F1² प्लस 2F1² कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये गया 2F1² प्लस F1² 3F1² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3F1 एंड दैट इज इक्वल टू √3 F1 का वैल्यू 36 इंटू 10⁹, 36 इंटू 10⁹, सो दैट बिकम्स 36 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 10⁹।
अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, समझे बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर लो। ये चारों चार्जेस जो है Q Q Q Q चारों पॉजिटिव है, वो चार कॉर्नर्स पे रखे गए हैं एक स्क्वायर के। तो आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। Q का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 2 कूलम। चलिए शुरू करते हैं। ओके हाँ चलो देखो यहाँ पे, अब देखो ये सारे डिस्टेंसेस 2 2 2 है। तो हम किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं इस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करोगे, सिमेट्री के हिसाब से चारों चार्ज पर नेट फोर्स सेम होगा। इसकी बात कर लेते हैं। इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। एक फोर्स तो आपका ये लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स नीचे की ओर, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं, ठीक है। एक फोर्स तो ये लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, इसको हम F2 मान लेते हैं। और एक फोर्स भाई ये लगाएगा यहाँ से, और ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम F3 मान लेते हैं। तीन फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, और इन तीनों फोर्सेस को हमको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है। बात आई समझ में। चलिए अब देखो पहले F1 और F2 की बात कर लेते हैं। F1 और F2 के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। हम फिर से क्या करेंगे, F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, उस रिजल्टेंट में F3 को ऐड कर देंगे। तो पहले इंडिविजुअली एक काम करते हैं, F1 F2 F3 तीनों निकाल लेते हैं। मैं F3 छोटा कर देता हूं। तो चलो F1 और F2 अगेन देखो, F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम होगा। बताओ क्यों? क्योंकि F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, Q चार्ज बीच में डिस्टेंस 2, और F2 जो है वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, Q चार्ज बीच का डिस्टेंस 2। तो F1 और F2 तो दोनों सेम आएगा। तो हम एक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वही F2 के बराबर भी होगा। F1 इसके और इसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2, Q और Q है तो Q²/R²। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस 2 है तो 2 का अगेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट इज योर फोर्स F1। F2 का वैल्यू भी सेम होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, 9 × 10⁹ न्यूटन। F1 F2 और F3 तीनों आ गया, F2 आ गया। अब F3 की भी बात कर लेते हैं। F3 कितना होगा बताओ। F3 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। नाउ ये R है, इसके बीच में डायगोनल है। देखो अगर ये 2 है और ये 2 है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, तो यहाँ पे अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे 2 2 2 2 तो ये निकल आएगा। बताओ क्या आएगा बताओ। मान लो ये x है तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 + 4, राइट, दैट इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू √8 दैट इज इक्वल टू 2√2। तो ये पूरा जो है वो 2√2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे F3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 9 × 10⁹। Q का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2√2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा वापस से, 2√2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। सो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। सो फाइनली आपका जो वैल्यू आ रहा है F3 का वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। F3 विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 4.5। सो 4.5 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये आपका आ गया F3। ओके नाउ अब हमको करना क्या है, देखो पहले F1 और F2 को ऐड करो, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा उसके अंदर आप F3 ऐड कर देना। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट देखो कहाँ पे आ रहा है, F1 है F2 है और दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा आपका रिजल्टेंट FR। ओके और क्योंकि ये अब एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखो F1 का वैल्यू F2 के इक्वल है तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, और क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। तो चारों साइड सेम हो गए, चारों साइड सेम हो गए तो ये बन गया एक स्क्वायर। और अगर स्क्वायर है
तो F1 F2 के बीच में 90 डिग्री था, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब थीटा कितना आएगा बताओ? थीटा मतलब जिन दो फोर्सेस को आप ऐड कर रहे हो उनके बीच का एंगल, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। आई बात समझ में? कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो ये पूरा पार्ट ही हट जाएगा, बस बचेगा क्या आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और हम लोग को पता है F1 F2 दोनों इक्वल है, राइट? तो F1 की जगह पे F2 या F2 की जगह पे F1 लिख दो, तो F1 स्क्वायर और यहाँ पे भी मैं F1 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2F1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2F1। ठीक है, √2 मल्टीप्लाइड बाय F1 का वैल्यू डाल दो। F1 का वैल्यू क्या? 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹। ओके, तो यहाँ पे आपको FR का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, √2 का वैल्यू डाल दो 1.414, 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 9 × 10⁹। तो ये बताओ कितना आ जाएगा आपका? 9 4 = 36, 9 9 3 12, 9 4 36 37 और 9 3 12, देख लो सही है कि नहीं? 12.726, 9 4 = 36, 9 9 3 12, 9 4 36 37 9 3, ठीक है 12.726, तो इसको मैं 12.7 लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10⁹। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स FR आ गया। अब ये किसका रिजल्टेंट है बताओ? ये आपने F1 F2 दोनों को ऐड किया है और ये हमको पता है ये बीचों बीच आएगा, स्क्वायर है तो 45 डिग्री पे आएगा, समझे? तो 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे आपका F1 और F2 का एडिशन फोर्स आ रहा है, पर हमको इसके अंदर एक और फोर्स ऐड करना है दैट इज F3, जो कि इसकी वजह से आ रहा है। तो अब आप ये चेक करो पहले कि F3 जो है वो कितने एंगल पे आ रहा है। अगर दोनों का एंगल सेम है तो दोनों सेम लाइन में है, और अगर सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो पहले हम F3 चेक कर लेते हैं कितने एंगल पे। इन F1 F2 जो है, F1 F2 इसका रिजल्टेंट F3, ये तो हमको पता है 45 डिग्री पे आ रहा है। F3 देख लेते हैं। अब देखो, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और देखो ये लाइन यहां से जा रही है और ये लाइन यहां से है और ये लाइन यहां से, अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है, देखो ये इस लाइन के अबाउट ही आपका F3 लग रहा है, समझे? और ये लाइन और ये लाइन आपका क्या है बताओ? पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 45 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है ना? ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये एंगल और ये एंगल होते हैं। या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, लाइंस में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो वैसे यहाँ पे बन रहा है ना, दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो F3 है वो 45 डिग्री पे ही लग रहा है, और FR जो है दैट इज F2 और F1 को ऐड करने पर जो फोर्स मिला था वो भी कहाँ पे लग रहा है? 45 डिग्री पे लग रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो जो टोटल फोर्स हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बताओ? F3 + FR, F3 + FR। और F3 का वैल्यू कितना था बताओ? कहाँ गया? 4.5 × 10⁹, 4.5 × 10⁹। चलो 10⁹ कॉमन ले लेंगे, 4.5 + 12.7 हो जाएगा इंटू 10⁹। अब ये कितना होगा बताओ? 7 5 12 और 12 + 4 16 17.2 इंटू 10⁹ न्यूटन। सो दिस इज नेट फोर्स ऑन चार्ज एट दिस पॉइंट। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके आप किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स देख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। चलो, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है
कि यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे +Q2, यहाँ पे -Q1 और यहाँ पे -Q3। -Q3 और -Q1 है ना, जस्ट एक सेकेंड ना, -Q1 -Q3 यस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो A है, -Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो B है, और ये जो लाइन है जो -Q3 और -Q1 को जोड़ रही है वो लाइन y एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है उस साइड, और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि x कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -Q1 इज प्रोपोर्शनल टू, -Q1 पे जो टोटल फोर्स लगेगा उसका आपको x कॉम्पोनेंट बताना है। ठीक है, तो पहले हम फोर्स देख लेते हैं, और उसका x कॉम्पोनेंट का मतलब ये कि अगर आप उसको x और y कॉम्पोनेंट में डिवाइड करोगे, किसी वेक्टर को हम x और y कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका जो x कॉम्पोनेंट आएगा उस फोर्स का, वो हम लोग को बताना है कि इसके किसके प्रोपोर्शनल है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हमको फोर्स पूछा है -Q1 पे, तो -Q1 पे जो भी फोर्स आ रहा है उसको आप क्या करो, x और y दोनों कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दो। तो पहला फोर्स तो इस पर, एक फोर्स तो ये +Q2 एग्जर्ट करेगा, और दूसरा फोर्स जो है ये -Q3 एग्जर्ट करेगा। +Q2 जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो अपने ओर करेगा, लेट्स से कि ये फोर्स आपका F1 है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, और जो दूसरा, और ये x एक्सिस के अलॉन्ग ही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा फोर्स है वो ये एग्जर्ट करेगा, लेकिन देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये करेगा रिपेल, तो ये फोर्स आपका नीचे की ओर जाएगा, और इसको हम F2 बोल देते हैं ना। देखो ये एंगल हमको पता करना है कि भाई ये x एक्सिस के साथ ये जो फोर्स है F2, जो कि -Q1 पे कौन लगा रहा है, -Q3 लगा रहा है, ये फोर्स जो है इसका हम लोग पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या कि -Q1 पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा F2 लग रहा है इस पे। अब करना क्या है, देखो इस F2 का आपको सिर्फ x कॉम्पोनेंट लेना है, क्योंकि y कॉम्पोनेंट आपको नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ x कॉम्पोनेंट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दो फोर्सेस को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि F2 का सिर्फ x कॉम्पोनेंट लेंगे और उसको हम F1 के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी F1 आपका x एक्सिस पे है, तो इसको कुछ नहीं करना है। F2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो एक y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं बताओ। पहले तो आप y एक्सिस बना लो, यहाँ पे ये -Q1 है ना आपका, हाँ, तो ये हमने बना लिया y एक्सिस पूरा, और दूसरा x एक्सिस यहाँ पे है। अब आप मुझे बस ये बताओ कि ये एंगल कितना बनेगा। नाउ सी, यहाँ से आप देखोगे तो ये एंगल ऐसे जा रहा है, और उसके बाद फिर ये सीधा ऐसे आ रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब सुनो, F2 का आपको x कंपोनेंट लेना है, तो आप क्या करोगे बताओ। F2 कंपोनेंट कैसे करते हैं बताओ। टिप पे जाओ इसके, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप x एक्सिस पे, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप y एक्सिस पे। ये कंपोनेंट निकालने का तरीका है कि आप दोनों एक्सिस पे क्या करोगे, एक एक कंपोनेंट ड्रॉ कर दोगे। अरे भाई सीधा हो जा, ये रहे। अब यहाँ से एक वेक्टर बनाओगे विच इज कंपोनेंट ऑफ F2, और एक वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करोगे जो कि y कंपोनेंट है F2 का। अब थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है, हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, वो आपका हो जाएगा F2 cos थीटा, और थीटा से दूर जो कंपोनेंट होता है, अलग जो कंपोनेंट होता है, वो आपका हो जाएगा F2 sin थीटा। समझे। तो अब देखो, अगर सिर्फ मैं x एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो एक फोर्स F1 लग रहा था, और दूसरा F2 का कंपोनेंट F2 sin थीटा लग रहा है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो टोटल फोर्स लग रहा है, जिसको मैं Fx नाम दे रहा हूं, वो क्या है बताओ आपका, F2 sin थीटा प्लस F1। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि आंसर में साइन थीटा आना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, तो वैसे भी आपको डायरेक्टली देख के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बिट टिक कर सकते हो, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पर स्टिल अगर आपको वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब आप F1 और F2 दोनों का वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, F1 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। F1 इज फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q1, जो कि आपका अट्रैक्टिव होगा। ओके, और Q1 और Q2, तो 1/4πε0। याद रखना, जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन हम डायरेक्शन के टाइम में कंसिडर कर लेते हैं,
तो आपको सीधा क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड है, तो Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, b है, ये b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा F2 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0, और ये फोर्स आपका Q1 और Q3 के बीच में लग रहा है। माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। F1 और F2 दोनों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास अगर ऑप्शन है तो मैंने पहले ही बता दिया, तो ये ऑप्शन बी आपको यहीं से दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पार्ट है उसमें साइन थीटा लगा हुआ है, फिर प्लस दूसरा है, उसके बाद दूसरा पार्ट है, ये वाला वैल्यू आपको यहीं पे दिखेगा। एक पार्ट है इसमें साइन थीटा लगा हुआ है प्लस दूसरा पार्ट है, बाकी यहाँ पे देखो कॉज है तो ये दोनों वैसे भी डिस्कार्ड हो गए, साइन नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि डी में जो बीच में है वो माइनस साइन आ रहा है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कैसे सॉल्व किया जाता है। MCQ है तो डायरेक्टली आपको टाइम बचाने के लिए टिक कर देना है। चलिए, तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, F2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी साइन थीटा आ जाएगा ना, और प्लस F1 का वैल्यू जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, Q1 दोनों में कॉमन है और ये पूरा पार्ट कॉमन है, तो Q1/4πε0 कॉमन है, यहाँ आपका आ जाएगा Q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 अपॉन b स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका fx जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इसके प्रोपोर्शनल है, Q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 अपॉन b स्क्वायर, वही आ गया। ओके, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे समझ में आया ना क्वेश्चन, हमको क्या करना था, इस पर जो भी टोटल फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट लेना है। तो आप ये देखो इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस सब का x कंपोनेंट ले लो। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे थे, एक तो भाई इसी के x के अलॉन्ग ही था, तो उसको कुछ नहीं करना है, वो पूरा x के अलॉन्ग ही था, दैट इज F1 जो कि Q2 लगा रहा। अच्छा, दूसरा फोर्स जो लग रहा था वो ये डायरेक्शन में लग रहा था, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया और इसका क्या किया हमने, x कंपोनेंट ले लिया। तो x के अलॉन्ग टोटल फोर्स क्या हो गया, वही हमको कैलकुलेट करना है, F1 प्लस F2 साइन थीटा, बस सिंपल है, और हमको ये वाला वैल्यू आ गया। तो उन्होंने पूछा है कि ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसके प्रोपोर्शनल है, और आपका ऑप्शन बी आ गया। हालांकि मैंने बताया था कि बी ऑप्शन हमको पहले ही पता चल गया था, राइट, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ये MCQ के फॉर्म में आपके एग्जाम में आया है तो होपफुली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और यहाँ पे टॉपिक आपका हो चुका होगा क्लियर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।